हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे राजकोषीय नीति और बजट, फिस्कल पॉलिसी और बजट। तो देखिए राजकोषीय नीति क्या होती है, बजट क्या होता है और वो कैसे बनता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और समझने में टफ भी है, तो हम आज इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि ये होते क्या है। इससे पहले देखते हैं आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं राजकोषीय नीति क्या होती है। पहले सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपका घर है ना। अब जहाँ भी घर है आप रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियली क्या होता है कि कुछ कोई कमाता है ना, कुछ इनकम होती है। उसके बाद कुछ खर्चे होते हैं, व्यय होता है। कई जगह पे आपको मतलब पैसे देने होते हैं। और तो जब आप क्या होता है, अगर आप देखें कि अगर आपके इनकम कम है लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हैं, है ना, तो आप कहीं से ऋण लेंगे, उधार लेंगे। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि आपको किस किस को देना है। ठीक है, इन सब से रिलेटेड क्या होता है, हम कुछ सोचते हैं कि अब क्या करें, है ना, इसको कैसे बैलेंस करें। इसी तरह जो गवर्नमेंट होती है फ्रेंड्स, सरकार, वो भी क्या होती है, उसकी भी कहीं कहीं से इनकम होती है, उसे पैसे मिलते हैं, आय होती है। कहीं कहीं उसे पैसे देने होते हैं। सरकार ऋण लेती है, कर लगाती है। तो इन सब से रिलेटेड जो वो नीतियाँ बनाती है उसी को कहते हैं राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। आया आपको समझ में? चलिए अब हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए सार्वजनिक आय, सरकार को जो आय होती है सब जगह से। सार्वजनिक व्यय, जहाँ उसका खर्चा होता है। सार्वजनिक ऋण, सरकार भी क्या होती है, ऋण लेती है। करारोपण, टैक्स लगाती है। बजट घाटा होता है। बजट घाटा क्या होता है फ्रेंड्स, अगर सरकार की आय कम है लेकिन व्यय जाता है तो उसको क्या होगा, घाटा होगा, तो उसको कहते हैं बजट घाटा। सब्सिडी, सब्सिडी मतलब सरकार क्या होती है कि ऐसे कहती है कि आप कुछ चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ पैसे सरकार देगी, है ना, उसको खरीदने में, तो सब्सिडी देती है। और हिनात प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था, है ना। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का मतलब है कि जब सरकार की आय कम होती है, व्यय ज़्यादा होता है, तो सरकार उसे कई तरीके से, जैसे बैंक से लेती है उधार वगैरह, तो उस वो अपने इस तरह अपने घाटे की वित्त व्यवस्था करती है। इसे हम डिटेल में समझेंगे। इन सब से संबंधित जो नीतियां हैं वो ही कहलाती है राजकोषीय नीतियां। ठीक है, हम ऐसे समझिए। देखिए राजकोष, राजकोष मतलब जो हमारा कोष है, जो हमारा फंड है, ठीक है, जो हमारे पैसे हैं, उससे रिलेटेड नीति जो होती है सरकार की, वही कहलाती है राजकोषीय नीति। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस बार। ठीक है, करारोपण, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लगाती है, उसे बहुत जगह व्यय करती है, खर्चा करती है, कई जगहों से ऋण लेती है। इनसे रिलेटेड जो नीति होती है वो इसकी प्रमुख राजकोषीय नीति वो इस मतलब बनाती है इनके लिए। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर सरकार को लग रहा है कि उस मतलब जो निजी क्षेत्र है उनको संसाधनों की कमी है, तो उनको संसाधन उपलब्ध कराती है, संसाधनों का लोगों में आवंटन करती है। आर्थिक विकास के क्षेत्र है उनमें अपनी भूमिका राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार मतलब लागू करती है। ठीक है, इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से करती है। अब देखिए सरकार के क्या होते हैं, मंत्रालय होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, तो अगर उसे राजकोषीय नीति से रिलेटेड काम करना है तो वो वित्त मंत्रालय, ठीक है, की सहायता से कार्य करती है। ऑब्वियसली वित्त, फाइनेंस है ना, तो वही तो संभालेगा। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम से कम घाटे का बजट बनाने तथा कम से कम हीनार प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है। मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिया था इन्फ्लेशन, इसलिए पहले पढ़ा दिया था इन्फ्लेशन बहुत जगह आएगा वर्ड। तो इन्फ्लेशन क्या होगा कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, मतलब पैसे की वैल्यू कम हो जाए, चीज़ों की कीमत बढ़ जाए और पैसे की वैल्यू कम हो जाए, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या करती है सरकार, कम से कम घाटे का बजट बनाती है। कम, क्योंकि अगर क्या होगा कि देखिए घाटे का बजट बनाने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। कैसे? सरकार की इनकम कम है लेकिन व्यय बहुत ज़्यादा है, तो सरकार ने मान लीजिए कि हीनार प्रबंधन मतलब सरकार ने बैंक से कहा कि नई मुद्रा छाप दो, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सरकार क्या करे, कम से कम घाटे का बजट बनाए और कम से कम हीनार प्रबंधन ले करे। ठीक है, तो इसके लिए ऐसी नीति, राजकोषीय नीति अपनाई जाती है अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा हो। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु पर से कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। जो ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे खाने की चीज़ें हो गई, है ना, उन पे क्या होता है, कर को, टैक्स को कम कर देती है ताकि लोग अच्छे से खरीद सके, है ना, ये किया जा सकता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुंच हो सके।
अब देखिए कोई चीज़ है, मान लीजिए चावल है, वो 1 किलो मतलब 100 रुपए के बहुत महंगे मिल रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं खरीद पा रहा है, अब सरकार उस पर सब्सिडी दे रहा है 90 रुपए की, ठीक है, आपको सिर्फ 10 रुपए देने हैं। तो क्या हुआ कि उसने सब्सिडी बढ़ा दी ताकि लोग जो है वो आम जनता जो चीज़ें हैं वो खरीद सके। तो इस तरीके की चीज़ें सरकार करती है अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से। जब अर्थव्यवस्था समग्र मांग या व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति में हो, तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। देखिए जब फ्रेंड ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मांग कम हो जाए, है ना, मतलब लोग कम डिमांड कर रहे हैं चीज़ों की, तो क्या होता है, मंदी हो जाती है ना। मंदी जैसी अगर स्थिति हो तो तब सरकार क्या करती है, टैक्स कम कर देगी, है ना। टैक्स कम कर देगी तो क्या होगा कि मतलब लोग ज़्यादा खर्चा कर सकेंगे अपनी इनकम पे, अगर टैक्स कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मंदी, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, मंदी कम होगी, तो क्या करेगी, वो टैक्स कम कर देगी अगर मंदी हो तो, है ना। सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा या फिर अपना व्यय बढ़ा देगी, अगर वो खर्चा बढ़ा देगी सरकार तो लोगों के पास पैसा आएगा, उनकी मांग बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से क्या है, वो मंदी से निकालने की कोशिश करती है, इस तरीके से अपनी राजकोषीय नीति बनाती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो, तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके, करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है। अब देखिए क्या हुआ, अगर इसके विपरीत स्थिति हो गई, मंदी के विपरीत, ठीक है, अगर मांग बढ़ गई है ना, व्यय बढ़ गया है, तो क्या होगा कि सरकार इसमें क्या करेगी, अपना जो व्यय है मतलब अपना खर्चा कम कर देगी। खर्चा कम करेगी तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे, मांग कम हो जाएगी, ठीक है, कर टैक्स बढ़ा देगी। तो क्या होगा, इस तरीके से क्या करती है, अर्थव्यवस्था को संतुलित करती है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की हालत ख़राब ना हो जाए। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या करती है वो, एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है कि ना मांग बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत कम हो जाए, ना मंदी हो जाए ना मुद्रास्फीति हो जाए, ठीक है। आगे आपको समझ में, अब आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे बजट क्या होता है। देखिए आप अगर अर्निंग करते हैं या आपके घर में कोई अर्निंग करता है तो क्या होता है कि हम भी कभी कभी बजट देखते हैं अपना कि हमें कितनी हमारी इनकम हो रही है ना। एक तरफ इनकम लिख लेते हैं, एक तरफ खर्चे लिख लेते हैं, कितनी फीस जा रही है, कितना खाने में घर के सामान में जा रहा है। तो हम एक बजट बनाते हैं कि हमें क्या कहीं और से पैसे लेने पड़ेंगे या हमारा काम चल जाएगा, अगर एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे तो हम उन्हें कहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से हम एक बजट बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सरकार भी जब इतना ज़्यादा वो खर्च करती है, उसकी आय होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करती है, वो बजट बनाती है। तो बाजार पद्धति संसाधनों को उपलब्धता का अनुमान लगाने, ठीक है, और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों में आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। देखिए क्या होती है, सरकार क्या करती है, जो वो सरकार पहले ही बजट बना लेती है कि अगले साल हमें कितनी आय होने वाली है, इसका अनुमान लगाती है, और हमें कहाँ कहाँ वो बांटना है पैसे, ठीक है, किस किस मंत्रालय को देने हैं, किस किस योजना के लिए देने हैं, इसका वो एक अनुमान पहले ही लगा लेती है और एक बजट बना लेती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। देखिए अब संविधान में क्या दिया हुआ है बजट के बारे में, तो बजट के बारे में 112 जो आर्टिकल है उसमें दिया हुआ है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा, ठीक है, वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, उसके संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, उसके सामने भारत सरकार की उस वर्ष की जो भी प्राप्ति और व्यय हैं, जो उन्हें पैसे मिले हैं और जो उन्हें खर्च करने हैं, उसका एक विवरण रखवाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट के बारे में संविधान में क्या शब्द दिया हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बजट कहते हैं। अच्छा अब संविधान में बजट नहीं दिया हुआ है, इसकी जगह दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द, तो इसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, आम बजट कहते हैं। राष्ट्रपति रखवाता है दोनों सदनों के समक्ष। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, जिसे राज्य का बजट कहते हैं। तो देखिए राज्य सरकार भी अपना अलग से बजट बनाती है। सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग होती है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। जो हमारी बजट की जो नीति होती है वो भी राजकोषीय नीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो क्या होता है, बजटीय नीति में सरकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, यानी योजनाएं हैं, जो भी अभियान है,
ठीक है, और जो भी उसकी नीति है उनको शामिल करा जाता है। इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों देखिए, इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों एवं करेतर अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है। तो राजस्व पक्ष में हम दिखाते हैं कि हमें क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, क्या क्या मनी हमें मिल रही है। और इसके व्यय पक्ष में उपयोग व्यय, निवेश व्यय, हस्तांतरण, भुगतान के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को प्रकट किया जाता है। अब देखते हैं व्यय क्या हो रहे हैं, निवेश में, उपभोग में, है ना, इस सब में क्या व्यय हो रहा है और क्या आय हो रहा है, ये हम बजट में देखते हैं। केंद्रीय बजट में 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो निम्न प्रकार से व्यवस्थित है। अब जो हमारा केंद्रीय बजट है उसमें 3 वर्षों की प्राप्ति और व्यय दिए देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 जो होता है देते हैं विवरण। तो पहला होता है चालू वित्तीय वर्ष, पहला होता है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान, मतलब जो साल आने वाला है उसका बजट अनुमान होता है कि क्या हमें पैसे मिलने की संभावना है और क्या हमारा व्यय होगा। चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, जो अभी वर्ष चल रहा है उसका हम जो संशोधित अनुमान लिखते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय। देखिए, पहले तो अनुमान लगाते हैं, लेकिन जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसका तो पता चल गया आप कितने व्यय हुए, कितनी प्राप्ति हुई, तो उसकी वास्तविक प्राप्ति और व्यय लिखते हैं। ठीक है, 3 इसमें विवरण देते हैं। बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों, आय और सरकार के व्ययों के अनुमानों का विवरण होता है। तो बजट क्या होता है, सरकार का जो एक फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष होता है उसमें जो सरकार को प्राप्ति होती है और जो व्यय होते हैं उनके अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है। तो बजट से क्या पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में क्या वृद्धि हो रही है, स्थिरता लाने की कोशिश की जाती है, और इस तरीके से ये बताता है कि सरकार की राजकोषीय नीति क्या है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, पढ़ते तो बहुत है हम इकोनॉमिक्स, लेकिन हमें क्या होता है समझने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। अब नेक्स्ट जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि बजट की संरचना क्या होती है, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, है ना, पूंजीगत व्यय, ये सब क्या होता है इसको हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और इन वीडियो को प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।